गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद। आप अब तक ये समझ ही चुके हैं कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं और स्लाइड पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति होती है, अर्थात राजनीति के अध्ययन के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रतिपादित किया जाता है और वो नया दृष्टिकोण पूरे राजनीति विज्ञान को प्रभावित कर देता है। अचानक से एक बड़ा परिवर्तन लाता है। अध्ययन का दृष्टिकोण बदल जाता है, अध्ययन की पद्धतियाँ बदल जाती है, अध्ययन की सामग्री बदल जाती है, सब कुछ बदल दिया जाता है। और इस तेजी से आने के कारण इसे क्रांति के रूप में लिया गया। राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की एक होड़ मच गई थी चारों तरफ। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि कोई भी क्रांति बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। जो परिवर्तन जितनी तेजी से आते हैं वो उतनी ही तेजी से समाप्त भी होते हैं, बदल भी जाते हैं। और यही व्यवहारवाद के साथ भी हुआ। व्यवहारवाद ने विज्ञानवाद के चक्कर में, हमने देखा था कि राजनीति को अपने अध्ययन क्षेत्र से बाहर कर दिया। राजनीति का विज्ञान बनाने के चक्कर में उन्होंने राजनीति विहीन विज्ञान बना दिया। राजनीति का कोई वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर पाए, मानव व्यवहार का कोई वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पाए वो, और तकनीकों पर और पद्धतियों पर इतना अधिक बल दिया कि राजनीति का अध्ययन करना ही संभव नहीं रह गया। परिणाम स्वरूप 2 ही दशक में, लगभग 20 साल में, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान से बाहर हो गया और उसका स्थान ले लिया एक नए दृष्टिकोण ने, जिसे कहा गया उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवादियों के बीच बहुत सारे मतभेद पैदा हुए और व्यवहारवादी आपस में उलझ करके सारभूत राजनीति का अध्ययन करने से दूर होते चले गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यवहारवाद पूरी तरह समाप्त हो गया। व्यवहारवाद की जो कमजोरियां थी उनको दूर करके एक नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। और प्रतिपादन किसने किया? आखिरी लाइन देखिए आप, स्वयं डेविड ईस्टन ने, जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो यानी जिस व्यक्ति ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया, उसी व्यक्ति ने महसूस किया कि कुछ गलती हुई है हमसे, और उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने 1969 में आकर के 1969 में उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। उत्तर व्यवहारवाद का मतलब था व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसकी कमजोरियों को दूर करना और आगे बढ़ जाना। और जो लोग इस दृष्टिकोण से जुड़े, अर्थात जिन्होंने व्यवहारवाद को स्वीकार किया लेकिन उसकी कमजोरियों को छोड़ दिया, उसमें सुधार की बात की, उन्हें उत्तर व्यवहारवादी कहा गया। यानी इन्होंने उपलब्धियों को स्वीकार किया और कमजोरियों को दूर किया व्यवहारवाद की, और इसीलिए इसको पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। व्यवहारवाद को छोड़ा नहीं इन्होंने, उसका परित्याग नहीं किया, उसको बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद
का जो दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में आया वो क्यों आया, क्या कारण रहे उसके। तो क्या होता है, क्यों उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। देखिए 1969 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ की 65वीं बैठक हुई। ये वही संघ है जो 1903 में स्थापित हुआ था, जिस मैंने आपको बताया था आधुनिक दृष्टिकोण जब पढ़ाया था राजनीति विज्ञान का, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उसकी 65वीं बैठक 1969 में होती है और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डेविड ईस्टन साहब। ये डेविड ईस्टन वही हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। तो इन डेविड ईस्टन महोदय ने व्यवहारवाद की जो कमजोरियां थी उनकी आलोचना करते हुए अपने अनुभव, व्यवहारवाद के साथ जो अनुभव रहा उनका, और समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में उसमें सुधार की बात की। उनका जो अनुभव था, व्यवहारवादी तरीके से अध्ययन करने का जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया 2 दशक में, और समाज की जो आवश्यकताएं थी उनको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कहा भाई इसमें सुधार की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पिछले 2 दशक में निरर्थक शोध में बहुत समय खराब कर दिया, सारहीन तथ्यहीन शोधों के चक्कर में हमने बहुत समय खर्च कर दिया। ऐसी शोध कर रहे थे हम जिनका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं था। इसी बात को स्पष्ट किया है डॉक्टर एसपी वर्मा। ये एसपी वर्मा, बता दूं मैं आप लोगों को, राजस्थान विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जो बहुत बड़ा नाम था इनका राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, केवल भारत में नहीं दुनिया भर में। तो एसपी वर्मा जो थे उन्होंने भी लिखा इस बात को कि जब व्यवहारवादी आपसी विवादों को सुलझाने में लग रहे थे, एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे पद्धतियों को लेकर के, तब अमेरिकी समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिनका समाधान न व्यवहारवादियों के पास था न परंपरावादियों के पास था। इसलिए दोनों ने उन समस्याओं की उपेक्षा की। क्या समस्या थी? अमेरिका में काले और गोरे के बीच रंग भेद का मुद्दा चल रहा था, सिविल राइट्स का इशू चल रहा था, नागरिक अधिकारों का। काले लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। बाकी दूसरी समस्या थी वहाँ अमेरिका जो है उसने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ युवाओं में असंतोष था उस आक्रमण को लेकर के। तो समाज में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। इन चुनौतियों, समाज के समक्ष जो चुनौतियां थी, इनका जवाब नहीं था व्यवहारवादियों के पास, क्योंकि उनकी जो पद्धतियां थी उन पद्धतियों के तरीके से, उन पद्धतियों के आधार पर इन समस्याओं का अध्ययन नहीं हो सकता था। इसलिए राजनीति विज्ञान में एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की गई। सार रूप में कहें अगर कारण कौन कौन से रहे तो देख लीजिए, तकनीक एवं मूल्य निरपेक्षता के नाम पर व्यवहारवादियों द्वारा अपने अध्ययन में महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों तथा समस्याओं की उपेक्षा की गई। पहला कारण यह था, व्यवहारवादियों ने अपनी तकनीक के चक्कर में, मूल्य निरपेक्षता के चक्कर में महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओं की पूर्णतया उपेक्षा की, उनका अध्ययन ही नहीं किया। तो जब आप महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन ही नहीं करोगे तो आपकी आवश्यकता क्या है समाज को? फिर समाज आप पर क्यों पैसा खर्च करे? ये विचार करके 1969 में उन्होंने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया। दूसरा, व्यवहारवादी मानव व्यवहार का कोई विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर पाए। व्यवहार मानव के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर अध्ययन करने की बात करता है, लेकिन उनके पास इसका कोई व्यवस्थित विश्लेषण वो कर नहीं पाए 2 दशक में। तीसरी बात, व्यवहारवाद ने जो विज्ञानवादिता, मूल्य निरपेक्षता और महत्वहीन विषयों पर शोध के चक्कर में समय खराब किया और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया
का परिणाम था उत्तर व्यवहारवाद। अब अगली स्लाइड पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर व्यवहार क्या है, वाद क्या है। ये तो बात हो गई कि ये क्यों आया, लेकिन ये है क्या दरअसल, इसकी बात हम करते हैं अगली स्लाइड पे। तो सवाल ये उठता है साहब कि उत्तर व्यवहारवाद है क्या दरअसल। क्या ये परंपरावाद है, पीछे की तरफ लाना है? आपने अपनी गलतियां महसूस कर ली, इसका मतलब क्या पहले वाले लोग सही थे, जो पहले जिस तरीके से अध्ययन किया जा रहा था राजनीति विज्ञान का, क्या वो सही था? तो इसका जवाब स्वयं डेविड ईस्टर ने दिया है। वो कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की ओर लौटना नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का मतलब ये नहीं कि हम पीछे गुला जा रहे हैं, बल्कि ये हम उत्तर व्यवहारवाद का मतलब है आगे की तरफ बढ़ाया कदम। अर्थात हमने व्यवहारवाद को अस्वीकार नहीं किया है, व्यवहारवाद की उपलब्धियों को बनाए रखते हुए उसकी कमजोरियों को दूर करने का तरीका है ये उत्तर व्यवहारवाद। ये पीछे की तरफ कदम नहीं है, आगे की तरफ कदम है, भविष्योन्मुखी है, आगे की तरफ देख रहा है, ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। ये विरासत को नकारता नहीं है, बल्कि उसमें नया जोड़ना चाहता है। व्यवहारवाद ने जो कुछ जोड़ा उसको खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ और ऐड करने की बात कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसको इसमें ये और जोड़ने की आवश्यकता है। ये प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक क्रांति थी। आगे की ओर कदम था, पीछे की ओर कदम नहीं था, एक सुधार आंदोलन था। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यवहारवाद के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन है। जैसे हमने ऊपर कहा, इसने व्यवहारवाद को नकारा नहीं है, व्यवहारवाद को बनाए रखते हुए उसमें सुधार की बात की है। तो ये सुधारात्मक आंदोलन था। और तीसरी बात, इसका नारा था, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में, प्रासंगिकता एवं क्रियाशीलता। प्रासंगिकता का मतलब ये है कि रिसर्च, जो विषय हम पढ़ें राजनीति विज्ञान में, वो प्रासंगिक होने चाहिए, समाज उपयोगी होने चाहिए, समाज के लिए उपयोग होना चाहिए, उनका महत्व होना चाहिए, ऐसे विषयों का अध्ययन होना चाहिए। दूसरा क्रियाशीलता, अर्थात जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अध्ययन पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उन्हें तटस्थ नहीं रहना है, बल्कि उन्हें सक्रिय होकर के राजनीति में भाग लेना है, राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी है। तटस्थता से काम नहीं चलेगा, उनको क्रियाशील होना है। तो ये दो बातों पर उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या, देख लीजिए आप। विशेषताएं किसने बताई? स्वयं डेविड ईस्टन साहब ने, जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, वही उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रतिपादन करते हैं, और वो 7 बातें बताते हैं इसमें। पहला, तकनीक के साथ अध्ययन की विषय वस्तु को उचित एवं प्राथमिक महत्व मिलना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो क्या पढ़ा जाए और दूसरा कैसे पढ़ा जाए। तो व्यवहारवादी कैसे पर अधिक बल दे रहे थे। उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि भाई ठीक है, कैसे की का महत्व तो है, लेकिन सबसे पहले क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विषय वस्तु को प्राथमिक महत्व मिलना चाहिए, और उसके बाद विषय वस्तु के अनुरूप अध्ययन पद्धतियों की बात होनी चाहिए। जैसे मैं पहले भी समझा रहा था आपको कि हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमें छानना क्या है। गेहूं छानने हैं, चने छानने हैं, या आटा छानना है, या मैदा छानना है, और उसी के बाद हम छलनी तय कर सकते हैं कि कितनी मोटी छलनी हमें चाहिए उस काम के लिए। पहले छलनी तय नहीं की जा सकती, पहले हमें सामग्री तय करनी पड़ेगी कि हमें कौन सी सामग्री छानी है। दूसरी बात, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर बल। यहां पर आप
उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर को भी समझते जाइए साथ में। व्यवहारवाद, पहले बिंदु की बात करता हूं, व्यवहारवाद पद्धति पर बल दे रहा था, उत्तर व्यवहारवाद दोनों में तालमेल बिठाने की बात करता है, लेकिन विषय वस्तु को प्राथमिक महत्व देता है, क्योंकि विषय वस्तु ही राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान बनाती है। हमारा अध्ययन का जो विषय है मूल, वो है राजनीति। राजनीति का हमें अध्ययन करना है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है, और उसके लिए जो उपयोगी पद्धतियां हो सकती हैं उनका उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात में आ जाइए, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर बल। उत्तर व्यवहारवाद कहता है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद क्या कर रहा था? सामाजिक अनुरक्षण की बात कर रहा था। वो पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की बात करता था और यथास्थितिवादी दृष्टिकोण था उनका। जबकि उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि सामाजिक परिवर्तन को महत्व मिलना चाहिए अध्ययन में, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन आपके रोकने से रुकेगा नहीं। तो बेहतर है कि उसका अध्ययन करिए ना। फिर आप, अगर आप कहते हैं कि हम सामाजिक अनुरक्षण का अध्ययन करेंगे, तो फिर आप भी मूल्यों की बात करने लगते हैं, वैल्यूज की बात करने लगते हैं। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि भाई हमें परिवर्तन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन भी एक तथ्य है, परिवर्तन होता ही है, आप रोक नहीं सकते उसको चाह करके भी। तो उस परिवर्तन का अध्ययन करिए आप, बेहतर यही है कि उस परिवर्तन को समझिए, उसके कारणों को समझिए। तीसरी बात, राजनीतिक वास्तविकताओं के अध्ययन पर बल। उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि समाज में जो कुछ चल रहा है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। राजनीति की कठोर वास्तविकताओं का अध्ययन करना पड़ेगा। केवल चुनाव व्यवहार, मतदान व्यवहार का अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। चौथी बात, मूल्यों के को उचित महत्व देना पड़ेगा हमें। मूल्यों के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है, और समाज विज्ञान एक मूल्य आधारित विज्ञान होता है। उसका मुख्य काम ही यही होता है कि वो समाज को दिशा तय करे, समाज को किस दिशा में जाना चाहिए तय करे। हम प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तटस्थ नहीं हो सकते, हमें मूल्यों को महत्व देना पड़ेगा। मूल्यों का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था, मूल्यों का मतलब है आदर्श। हमें अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है, ये अगर राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं बताएगा तो कौन बताएगा फिर? पांचवी बात, मानवीय मूल्यों के संरक्षण में बुद्धिजीवियों का मुख्य दायित्व। यानी बुद्धिजीवियों को क्रियाशील होने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभानी है, तटस्थ होकर के नहीं बैठना है। छठी बात, हाँ, तो मैं चौथे बिंदु को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं आपको। चौथे बिंदु में मैंने कहा आपको मूल्यों की उचित महत्व है। मूल्यों के उचित महत्व का मतलब यह है कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान ने परमाणु शक्ति का आविष्कार किया, पता लगाया। अब परमाणु शक्ति का प्रयोग बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं हम, और हिरोशिमा और नागासाकी की तरह मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह राजनीति विज्ञान तय करेगा। अगर ये नहीं करता है राजनीति विज्ञान, तो उसका औचित्य नहीं है। फिर पांचवी बात मैंने कहा कि मानवीय मूल्यों का संरक्षण बुद्धिजीवियों का दायित्व है। यानी उनको, बुद्धिजीवी लोगों को जो है समाज में महत्वपूर्ण मूल्यों को बनाए रखना जरूरी है।
उनके संरक्षण करना है। वो सब मूल्यों को बराबर नहीं मान सकते। मूल्यों में अच्छे और बुरे मूल्य होते हैं। छठा, राजनीति विज्ञान एक क्रियाशील विज्ञान के रूप में। राजनीति विज्ञान का को ऐसा बनना चाहिए कि वो समाज को कुछ दे सके, यानी प्रासंगिक होना चाहिए उसका अध्ययन। अप्रासंगिक विषयों का अध्ययन नहीं करना हमें, प्रासंगिक विषयों का अध्ययन करना है, जो समाज को दिशा दे सके, ऐसे विषयों का अध्ययन करना है, समाज की समस्याओं का समाधान कर सके। जैसे अभी एक बीमारी आई साहब, कोरोना वायरस जनित, तो मेडिकल साइंस जो है लग गया उसके समाधान में। इसी तरह से जब राजनीतिक समस्याएं आती है तो उनका समाधान ढूंढना राजनीति विज्ञानियों का काम है। और अंतिम बात, बुद्धिजीवियों की में राजनीति में भूमिका होनी चाहिए। बुद्धिजीवी केवल पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि राजनीति में सक्रिय होकर के राजनीति को दिशा देंगे, ये भी उनका काम है। ये 7 बातों पर बल देते हैं डेविड ईस्टन। नेक्स्ट आता है साहब, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं हम। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद की तुलना में निम्न बातों में बल देता है। मैं संक्षेप में इसको मैंने बताया आपको। क्या बातें हैं? तकनीक के स्थान पर विषय वस्तु, पहली चीज। दूसरा, विशुद्ध विज्ञान के स्थान पर सामाजिक रूप से प्रासंगिक शोध। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रासंगिक शोध करना, विज्ञान बनाना नहीं है हमारा उद्देश्य। व्यवहारवाद का उद्देश्य था विज्ञान बनाना। उत्तर व्यवहारवाद का लक्ष्य क्या है? प्रासंगिक शोध, समाज उपयोगी शोध करना। तीसरी बात, अकादमिक तटस्थता के स्थान पर राजनीतिक क्रियाशीलता। हमें तटस्थ नहीं रहना, हमें सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, तभी हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। और चौथी बात, सामाजिक अनुरक्षण के स्थान पर सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर। ये 4 बातों में व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद भिन्न है व्यवहारवाद से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, और ये अंतिम स्लाइड शायद छूट गई क्या, एक स्लाइड, चलिए यहाँ यहीं ख़त्म होती है। कुल मिलाकर के व्यवहारवाद जो है, उत्तर व्यवहारवाद जो है, वो व्यवहारवाद में सुधार करने वाला एक दृष्टिकोण था। जो व्यवहारवाद ने अचानक, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक आती है तो उसमें कुछ कमजोरियां रहती हैं, उन कमजोरियों को दूर करने का काम उत्तर व्यवहारवाद ने किया। तो व्यवहारवाद का ही अगला चरण था उत्तर व्यवहारवाद, अलग से कोई दृष्टिकोण नहीं था। ये व्यवहारवाद का ही परिष्कृत, सुधरा हुआ रूप उत्तर व्यवहारवाद कहा जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी बात। अगर कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के 2 तरीके हैं। जो मेरे सेक्शन के विद्यार्थी हैं, जिन तक ये वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचेगा, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर इसको देखेंगे, वो यूट्यूब के माध्यम से अपना प्रश्न रख सकते हैं मेरे सामने, कमेंट सेक्शन में अपनी बात कह सकते हैं। धन्यवाद।